हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का हिस्ट्री, जो कि बुक का नाम है अतीत से वर्तमान, उसका अध्याय 2 नए राज्य एवं राजाओं का उदय का सारा प्रश्न अभ्यास का इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी प्रश्नोत्तर करेंगे अभ्यास का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है, जोड़े बनाइए। प्रश्न एक है अभ्यास का। तो इसमें ऑप्शन में मतलब दिया हुआ है इसे सोमनाथ सेन वंश, गोपाल, कन्नौज, मध्य भारत, गुर्जर प्रतिहार, लोग द्वारा रचित शासक, त्रिपक्षीय संघर्ष, गुजरात, बिहार। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, इसका सही मिलान करेंगे तो सोमनाथ गुजरात में, सेन वंश बिहार, गोपाल लोगों द्वारा चयनित शासक, कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष, मध्य भारत गुर्जर प्रतिहार। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्रश्न 2 में, दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे। उत्तर दक्षिण के प्रमुख राज्य निम्नलिखित थे। इसका उत्तर हम लिखेंगे, तो इसका ऐसे लिखेंगे, पहला चोल, चेर, पांड्या, राष्ट्रकूट, चालुक्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 में है, उस समय के राजा कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, उस समय के राजा अनेक और बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, जो उनके द्वारा विजित राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए देते थे। जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टरक, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्ती आदि। अगला है प्रश्न संख्या 4 में, बिहार और बंगाल में किन वंशों का शासन था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बिहार और बंगाल में क्रमशः सेन तथा पाल वंशों का शासन था, यानी बिहार में सेन और बंगाल में पाल वंशों का शासन था। अगला प्रश्न संख्या 5 में, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु डेल्टाई क्षेत्र में तट बनाए गए और पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरें खोदी गई। सिंचाई के लिए कुओं की संख्या बढ़ाई गई। वर्षा का पानी बर्बाद न हो इसलिए उस पानी को एकत्र करने के लिए बड़े बड़े सरोवर बनाए गए। ये सभी काम योजनाबद्ध तरीके से किए गए। राज्य कर्मचारियों के साथ स्थानीय किसानों का सहयोग भी लिया गया। अगला प्रश्न संख्या 6, कन्नौज शहर 3 शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बिंदु क्यों बना। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कन्नौज उत्तर भारत का प्रसिद्ध नगर था, जो कभी हर्षवर्धन की राजधानी रह चुका था। इस नगर पर अधिकार का तात्पर्य था कि वह शासक गंगा यमुना दोआब के उपजाऊ मैदान पर अधिकार कर लेता तो राजस्व का एक बड़ा जरिया बनता। यहाँ से तीनों में से किन्हीं 2 पर बेहतर ढंग से नियंत्रण रखा जा सकता था। कन्नौज गंगा के किनारे अवस्थित था, अतः वहाँ से अधिक व्यापारिक कर वसूले जाने की आशा थी। इन्हीं कारणों से कन्नौज गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों का केंद्र बिंदु बन गया। ये तीनों शक्तियाँ लड़ते लड़ते पस्त हो गई और तीनों के राज्य समाप्त हो गए। अगला प्रश्न संख्या 7 में, महमूद गजनबी अपनी विजयी अभियानों में क्यों सफल रहा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, महमूद गजनबी अपनी विजय अभियानों में ही लूट अभियान को अपनाया। उसने जब भी आक्रमण किया तो मंदिरों के साथ बड़े बड़े नगरों को लूटा। उसने कभी भी भारत में अपने स्थायी शासन की बात नहीं सोची। इन लूट अभियानों में सदैव सफल होते रहने का एकमात्र कारण था कि यहाँ के राजाओं शासकों में मेल नहीं था। राजपूत यद्यपि शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने आपस में ही लड़ते रहने को अपनी शान समझी। एक राज लूटता रहता तो अन्य सभी देखते रहते और अंदर ही अंदर प्रसन्न भी होते रहते। उनको इतनी समझ नहीं थी कि यह स्थिति कभी उन पर भी आ सकती है।
और यही हुआ और इसी से महमूद गजनबी अपने अभियानों में सफल होता रहा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत में सामंतवाद का उदय हुआ। उस समय की पुस्तकों तथा अन्य अभिलेखों में सामंत को अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे सामंत, राय, ठाकुर, राणा, रावत इत्यादि। उस समय के राजा जब किसी अन्य राजा को युद्ध में हराता था तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था, लेकिन लगभग 1000 ईस्वी के आसपास इस युद्ध में हारे हुए राजा को उस स्थिति में उसके राज्य वापस मिल जाते थे जब वह विजयी राजा की अधीनता मान लेता था। बदले में उसे कुछ शर्त भी माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है और वह विजयी राजा के चरणों में रहने वाला दास है। पराजित राजा विजयी राजा का सामंत कहलाता था। इसी प्रकार सामंतवाद का उदय हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, तत्कालीन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से कैसे भिन्न थी? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। तत्कालीन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत अर्थों में भिन्न थी। आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जबकि उस समय राजतंत्र था। उस समय के अधिकारी राजा की मर्जी से नियुक्त होते थे, जबकि आज प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तत्कालीन केंद्रीय शासन से संबंध अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। विदेश विभाग के प्रधान को संधि विग्राहक कहा जाता था, जबकि आज केंद्रीय सरकार में खास तौर में एक विदेश विभाग है, जिसकी देखरेख प्रधान सचिव के हाथ में होता है। इसके ऊपर एक विदेश मंत्री होता है। आज के राजस्व विभाग को वित्त मंत्री के अधीन रखा गया है। इस विभाग में भी मुख्य सचिव के नीचे अधिकारियों कर्मचारियों का एक समूह काम करता है। आयकर विभाग राजस्व विभाग का ही एक अंग है। भंडारिका जैसा अधिकारी आज नहीं हुआ करते। उस समय भंडारिक इसलिए हुआ करते थे क्योंकि कर अनाज के रूप में भी वसूला जाता था। उस समय महादंडनायक होता था, जो पुलिस विभाग का प्रधान होता था। लेकिन आज दंड देने के लिए न्यायपालिका अलग है और पुलिस विभाग अलग है। आज पुलिस का काम दोषियों को पकड़ना मात्र, दंड न्यायपालिकाएं दिया करती है। इस प्रकार देखते हैं कि तत्कालीन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से कई अर्थों में भिन्न थी। प्रश्न संख्या 10 में है, क्या आज भी हमारे समाज में सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। आज दिखाने के लिए तो सामंती व्यवस्था हमारे समाज में नहीं है, लेकिन मध्यकालीन सामंती व्यवस्था से भी अधिक कर सामंतों सा राजनीतिक बाहुबलियों का उदय हो गया। ये कुछ न होकर सब कुछ है। सभी बाहुबली किसी न किसी राजनीतिक दल से के किसी दबंग नेता से जुड़ा है। कुछ बाहुबली तो खास राजनीतिक दलों के किसी न किसी पद पर आसीन होकर अपने ओहदे का धौंस दिखाकर जनता का भय दोहन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, मध्यकाल के मंदिर अपने धन दौलत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। भव्यता के दृष्टिकोण से आप अपने पास के मंदिर से तुलना करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। धन दौलत की दृष्टि से आज तिरुपति मंदिर तथा शिरडी का साईं राम मंदिर से हम कर सकते हैं। हमारे आसपास के मंदिरों से यदि तुलना करें तो पटना का महावीर मंदिर किसी भी दृष्टि से भव्यता और धान्य से किसी प्रकार कम नहीं है। आधुनिक काल में निर्मित इस मंदिर में आधुनिकता के पुट हैं। दान दक्षिणा में यहाँ भी भारी चढ़ावा चढ़ाता है। मंदिर अपनी आय से अनेक समाज सेवा संस्थान चलाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का हिस्ट्री अतीत से वर्तमान का अध्याय 2 नए राज्य एवं राजाओं का उदय का सारा
अभ्यास का प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम लोगों ने किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।